हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कबीरा क्लासेस पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको हमारे संविधान के बारे में जो रोचकपूर्ण तथ्य हैं और उसका जो व्यवस्थित क्रम है उसके चैप्टर वाइज उसके बारे में बता रहे हैं आपको। और इसी के लिए हमने एक सीरीज़ शुरू की है हमारा संविधान नाम की, जिसमें हम उसके आपको प्रस्तावना और उसका जो भाग 1 है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और भाग 2 जो नागरिकता है उसको बारे में हम आपको बता चुके हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे वो पुराने वाले वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि एक व्यवस्थित क्रम में आप देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा हमारे संविधान के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में दोस्तों। और इसी क्रम में आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको जो मौलिक अधिकार हैं जो हमारे संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है उसके बारे में बताने के लिए दोस्तों। और चूँकि दोस्तों मौलिक अधिकार बहुत ही विस्तृत भाग है, और चूँकि हम उसको एक वीडियो में आपको नहीं बता सकते, तो उसको हम एक एक अधिकार के बारे में जो हमारे मौलिक अधिकार जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं उनको हम 1 बाय 1 करके एक एक वीडियो में आपको बताते जाएंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, उसे शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो उनकी व्यवस्था भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक की गई है। और चलिए दोस्तों जो अनुच्छेद 12 है उसमें राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं कि इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और निकाय प्राधिकार, अर्थात किसके विरुद्ध आपको जो अधिकार है वो प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई किसको राज्य माना जाएगा, अर्थात जो हमारी जो राज्य क्षेत्र है वो राज्य है दोस्तों। तो ये परिभाषा है राज्य के अनुच्छेद 12 में जो दी गई है दोस्तों। चलिए दोस्तों अनुच्छेद 13 देखते हैं। दोस्तों जो अनुच्छेद 13 है उसमें मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं दोस्तों। इसका मतलब ये है कि ऐसी विधियां अगर संसद बनाती है कि जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, ऐसी कोई भी विधि या कानून, तो उसको जो हमारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसको अवैध घोषित कर सकता है दोस्तों, जिससे आपके अधिकारों को हनन पहुंचता हो। तो उसमें इसके बारे में बताया गया है कि किस परिस्थिति में उस कानून को अवैध घोषित किया जाएगा कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। अर्थात दोस्तों देखें तो जब राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं, अर्थात इनसे अगर वो मेल नहीं खाती है, तो अगर ऐसी विधियां बनाती है जो इन अनुच्छेदों को प्रभावित करती हैं तो उन्हें असंगत माना जाएगा। हाँ, और राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा इस भाग द्वारा प्रवर्तित अधिकारों को छीनती हो। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ दोस्तों कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इस भाग में आपको दिए हुए मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं या उनको किसी भी मात्रा में कम करती हैं। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। और अगर ऐसी कोई भी विधि राज्य द्वारा बना दी जाती है जिससे इस भाग में दिए हुए अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो विधि अमान्य घोषित हो जाएगी, अर्थात वो वैध नहीं रहेगी। दोस्तों इसमें देखें तो अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा है प्रवर्त विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या गई विधि है जो पहले ही निरसित नहीं कर दी गई है, चाहे ऐसी कोई विधि उसका कोई भाग या समय पूर्णतः या विशिष्ट क्षेत्र में प्रवर्तन में नहीं है। दोस्तों इस अनुच्छेद की कोई बात 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। चलिए दोस्तों तो हम देखते हैं जो हमारा जो हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, तो उसमें से सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार दोस्तों या समता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 14 है, सबसे पहला जो अधिकार है समता का अधिकार, वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है दोस्तों, जिसके आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो मौलिक अधिकारों का सबसे पहला अधिकार समता का अधिकार है दोस्तों। देखते हैं तो अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार में सर्वप्रथम बताया गया है कि
राज्य या भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा दोस्तों। अर्थात कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष समान माना जाएगा और विधि के समक्ष समानता विधि उसके समक्ष समानता बरतेगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है दोस्तों। और अनुच्छेद 15 जो है वो बताता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या आपका कोई भी लिंग हो, आप कोई सी भी जाति से हों या धर्म आपके इस प्रकार पर राज्य आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। और राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा दोस्तों। जो 15 का अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 है वह बताता है कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः भागतः राज्य विधि से पोषित या साधारणतः जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधता या शर्त के अधीन नहीं होगी। अर्थात सार्वजनिक स्थानों पर जाने से आपको किसी इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि आप उस किसी जाति से हैं या किसी धर्म विशेष से हैं या लिंग विशेष से हैं आप, तो इस आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष प्रबंधन करने से निवारित नहीं करेगी दोस्तों। इसमें बताया गया है कि अगर राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई स्पेशल उनके लिए कुछ करना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, तो उसको भेदभाव नहीं माना जाएगा। अगर महिला और बच्चों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है या उनके लिए कुछ ऐसा करता है कि जिससे उनको लिए कुछ प्राथमिकता दी जाए कुछ क्षेत्रों में, तो उससे इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 29 के बारे में दिया हुआ है उसमें, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष बंद करने की निवारित नहीं करेगी दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में जो शोषित तबके के लोग हैं उनके लिए भी राज्य स्पेशल कोई प्रावधान करता है। अगर उसके लिए करता है तो उसको अगर इस आधार पर करता है कि वो पिछड़े हुए हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से या शैक्षणिक रूप से, तो अगर उनके लिए कोई विशेष प्रबंध करता है तो उसके लिए भी इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाएगा दोस्तों। और देखें तो इसमें जो इसका 5वां खंड है वह बताता है कि अनुच्छेद 30 के खंड 1 में संदर्भित अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या ना हो, शिक्षण संस्थाओं में सम्मिलित होने वाली प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित विशिष्ट प्रबंध, जहाँ तक सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के नागरिकों, अनुसूचित जाति अनुच्छेद या ऐसा कुछ नहीं जो राज्य सरकार को विशिष्ट प्रबंध उपविधि बनाने से रोक सकेगी। और इसमें 6वां जो खंड है इसका वह बताता है कि EWS को आर्थिक पिछड़ेपन के अंदर 10% आरक्षण दिया गया है दोस्तों। 103 जो संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से यह खंड इसमें जोड़ा गया और इसमें जो EWS को 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में दिया गया उसके बारे में प्रावधान किया गया दोस्तों। 16वां अनुच्छेद है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। अर्थात जो आपके रोजगार के जो क्षेत्र हैं उनमें समान अवसर दिए जाएंगे आपको, उसमें भी किसी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 16 है वो इसी विषय में बात करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उसमें भेदभाव किया जाएगा। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निर्वारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसी नियोजन या नियुक्ति के पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है दोस्तों। अर्थात यह है कि अगर कोई राज्य विशेष है तो अपने नागरिकों को इसमें प्राथमिकता प्रदान कर सकता है या उनके लिए कुछ स्पेशल वो करता है और ऐसा करता है तो इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा दोस्तों। और इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवा में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए पाबंद करने से निवारित नहीं करेगी। अर्थात दोस्तों इसमें बताया गया है कि राज्य जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं लोग और जो शोषित तबके के लोग हैं, अगर उनके लिए अगर उनका सरकारी सेवाओं में या
किसी क्षेत्र में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसे लोगों को राज्य आरक्षण प्रदान कर सकती है, और अगर राज्य ऐसा करता है तो वह इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह पाबंद करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप से संबंधित कोई पदधारी या उनके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशेष धर्म का मानने वाला या विशेष संप्रदाय का ही हो। दोस्तों, EWS को जो इसमें भी 103 संविधान संशोधन के माध्यम से भी यह अनुच्छेद जोड़ा गया था, ये खंड जोड़ा गया था, और EWS को इसमें जो जो लोक सेवाओं में 10% आरक्षण जो है रोजगार में प्रदान किया गया दोस्तों। और जो अनुच्छेद 17 है जो अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, इसमें माना गया है कि छुआछूत किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी वर्ग के साथ किया जाता है, इसका पूर्णतः इसमें निषेध किया गया है। और इसमें बताया गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसको किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा दोस्तों। अगर ऐसे कहीं भी घटना होती है, किसी के साथ भेदभाव किया जाता है किसी भी आधार पर, तो वह एक अपराध होगा और जो विधि के अनुसार है वो दंडनीय होगा दोस्तों। जो समता के अधिकार का जो अंतिम अनुच्छेद है वह है उपाधियों का अंत। इसमें बताया गया है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, अर्थात राज्य जो है वो व्यक्तियों को किसी प्रकार की उपाधि सिवाय सेना और विद्या संबंधी जो योग्यताएं होती हैं उनके सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और दोस्तों, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है या राज्य के अधीन लाभ या विश्वास किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य का कोई उपाधि अगर राष्ट्रपति की उसमें स्वीकृति नहीं है जब तक वह स्वीकार नहीं कर सकता। और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य या उससे अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति बिना स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात जब तक वह इसको राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देते हैं तब तक वह ऐसा कोई भी पद धारण, कोई भी भेंट या किसी भी राज्य से कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता दोस्तों। तो ये था हमारे समता का अधिकार दोस्तों, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों की हमने शुरुआत की है आज से। और हमारा जो प्रयास है वह आपको बताना है कि हम आपके संविधान के बारे में आपको जो व्यवस्थित क्रम में जो उसका चैप्टर वाइज जो है हम उसको बता सकें दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें दोस्तों, और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि हमने शुरुआत इसकी प्रस्तावना से की है जिसमें हम आपको पूरा संविधान इसमें करवाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये था आज का हमारा वीडियो, और इसको दोस्तों लाइक करें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो कल फिर आपसे एक मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं। नमस्कार।